मैं हूँ सुहासिनी भट्टाचार्य और मैं एक बंगाली हिंदू हूँ। हम जल्दी हिंदुस्तान की आबादी का आधा हिस्सा होंगे। किसी को मार के जो जन्नत नसीब हो, दुखती हो ऐसे जन्नत में। मैडम, क्या हम अपने बंगाल ओबीसी रिजर्वेशन में रोहिंग्या बांग्लादेशी भाइयों को जगह दे सकते हैं? मेरे साथ आए हुए लोग 2000 देकर इस देश के नागरिक बन चुके हैं। ये हिंदू लोग अपनी धार्मिक किताबें कम पढ़ते हैं ना, इसका हमें फायदा हो रहा है। जब बात दीन, ईमान और मुसलमान की हो तो हर हदों को पार कर लेना चाहिए। ये सब हिंदू बस्ती है, इनमें से किसी ने भी रूलिंग पार्टी को वोट नहीं दिया। क्या हमारा हिंदू होना इतना बड़ा गुनाह है? गुनाह नहीं, गर्व है हमें हिंदू होने पर। प्रतीक अतीक था, उसने मुझे धोखा दिया। अब न हाकिम, न मुंसिफ, न हुकूमत, न अदालत, जो फैसला करेगा मुसलमान करेगा। हर हर महादेव। इस देश ने द कश्मीर फाइल्स को देखा, इस देश ने केरला स्टोरी को भी देखा और ये देश अब द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल भी देखने जा रहा है। क्या है इस फिल्म की कहानी, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर वसीम रिजवी साहब, जिन्हें हम जितेंद्र नारायण सिंह के नाम से भी जानते हैं। इसके राइटर और डायरेक्टर सनोज मिश्रा, इस फिल्म की हीरोइन अरिशीन मेहता और इस फिल्म के हीरो यजुर मारवा। तो बिना समय गवाए सीधा इनसे पूछते हैं कि ये फिल्म बनाने का विचार इन्हें कहां से आया, किस सच्ची कहानी पर आधारित है और क्यों इस फिल्म को लेकर इतना सारा बवाल हम मीडिया में देख रहे हैं। शुरुआत करेंगे वसीम रिजवी साहब से। आपने ये फैसला किया कि आप इस फिल्म को बनाना चाहते हैं, कौन सा वो समय था, क्या बात आपको हिट करके गई और कैसे ये सब शुरू हुआ, इनिशिएट कैसे हुआ? देखिए, बंगाल के इशू से तो पूरा दुनिया वाकिफ़ है कि बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं इस वक्त। तो रोहिंग्या एक बड़ा सब्जेक्ट है जो पूरे देश के लिए एक ख़तरनाक सब्जेक्ट भी है। और आज जो बंगाल के ज़रिए रोहिंग्यास की वहाँ एक तरह से यूँ कहें फार्मिंग हो रही, खेती हो रही है और उनको लीगल करके पूरे देश में वो बढ़ जाते हैं और उनको सिर्फ वोट देने का अधिकार उनसे सिर्फ लिया जाता है। और वो वहाँ की जो मौजूदा हुकूमत है ममता बनर्जी की, उनको वोट देने के लिए वो आते हैं। इस तरह की अब ये कहानी छुपी भी नहीं है, ये ओपन कहानी है। अच्छा, स्टोरी जो हमारी फिल्म की कहानी है वो एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। सिराजगंज बांग्लादेश में है। 8 अक्टूबर 2001 की घटना है, जहां एक अनिल चंद का परिवार रहता था, हिंदू फैमिली थी और वहाँ पर कुछ जो मुस्लिम आतंकी थे, संगठन थे जो वहाँ पर आप ये कहें जो जमाते हैं इस्लामिक, उन्हीं ने उनके घर पे हमला किया, काफिर कहकर उनके पूरे परिवार को मार दिया। और उनकी एक 14 साल की लड़की थी जिसका नाम था पूर्णिमा, और उसके साथ में एक सामूहिक बलात्कार किया गया और वो घटना को छुपा दिया गया। जाहिर सी बात है, बंगाल में हमेशा से होता चला आया है और पश्चिम बंगाल या बंगाल जो भी हो। तो लेकिन छोटे छोटे मीडिया ने उन बातों को उठाया। जब उठाया तो सामने आया और एक माँ का एक डायलॉग जो उसने उस वक्त दरिंदों से बोला। अब्दुल अली उसमें मेन विक्टिम था, तो अब्दुल अली का नाम लेते हुए उसने कहा कि अब्दुल अली एक एक करके करो वरना मर जाएगी मेरी बच्ची। तो वो एक ऐसी घटना थी, जब वो वायरल हुई तो पूरी देश और दुनिया में उसको लेकर एक लोगों को बड़ा सदमा हुआ। और तस्लीमा नसीम ने अपनी जो किताब लिखी लज्जा, उसमें भी उस स्टोरी का, घटना का जिक्र किया। उसके बाद जब वो वायरल हुई तो उनको वहाँ बांग्लादेश में रहने नहीं दिया गया। वहाँ पर जितनी इस्लामिक मूवमेंट के लोग थे उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जो भी उनकी हत्या करने की कोशिश की, वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी। तो हमारी फिल्म वहीं से शुरू होती है कि अब्दुल अली
एक एक करके करो वरना मर जाएगी हमारी बच्ची। और उस स्टोरी में एक उसी परिवार की लड़की जिसका किरदार अर्शिन निभा रही हैं, वो वहाँ से बच के निकलती है और हिंदुस्तान आती है इस मकसद से कि हिंदुस्तान, क्योंकि भारत एक हिंदू बाहुल क्षेत्र है, कंट्री है, यहाँ पर हमको रहने की जगह मिलेगी और हम यहाँ की हुकूमत से मिलकर अपने दर्द को साझा करेंगे और कहेंगे इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठाया जाए, हमको न्याय मिले। तो वो उसके बाद उसकी क्या जर्नी है, वहाँ रोहिंग्यास के चुंगल में फंस जाती है, लव जिहाद का शिकार बनती है, और ये पूरी एक घटना है जो उसको हमने इसको फिल्माया। सनोज मिश्रा जी हमारे जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वही राइटर भी हैं, और उन्हीं ने वहाँ पर जाकर किस तरह से सारी घटनाओं को इकट्ठा किया और घटना को इकट्ठा करके पूरी स्टोरी जैसे फिल्मी होनी चाहिए उसको एक फिल्मी प्लेटफॉर्म दिया। तो हम ये समझते हैं कि ये फिल्म किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं है, जैसे कि अभी से आवाज़ें उठने लगी कि साहब मुसलमानों का गलत चेहरा दिखाया गया है या मुसलमानों के ख़िलाफ़ है या ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ है। ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में जो इस वक्त की पॉलिसी है तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब हम पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो उसमें उनका किरदार निकलकर ज़रूर सामने आएगा। किस तरह से वहाँ पर आरक्षण देने की बात करती हैं, किस तरह से वहाँ पर घुसपैठियों को समर्थन मिलता है, कैसे वहाँ की आबादी, अगर हम देखें कि पश्चिम बंगाल अब दूसरा कश्मीर बन गया है तो ये बात कहने वाली नहीं है, ये बात असलियत है। क्योंकि जहाँ पर मुस्लिम बाहुल वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर वो लोग घुसपैठिए इन्वॉल्व हैं जो कि बॉर्डर के ज़रिए और हुकूमत के रहमो करम से वो हमारे देश में आ गए और वहाँ पर उनकी आईडीज़ बन गई और वो देश में फैल गए। लेकिन उनको ये इंस्ट्रक्शन है कि वो कहीं भी रहें, उनकी आईडीज़ वहीं की हैं, तो उनको बुला लिया जाता है वोट देने के लिए। ममता बनर्जी जो राजनीति करती हैं वो तो उनका एक वोटों की राजनीति है, तो वो तो एक अलग इशू है कि वो एक राजनीति का पार्ट है उनका। वो कैसे चाहती हैं कि हम हुकूमत के ऊपर काबिज़ रहें और इसलिए वो इस तरह के घुसपैठियों को पैदा कर रही हैं या वहाँ पर उनको लीगल कर रही हैं। तो बहरहाल वो देश के लिए ख़तरा तो है। तो उस फिल्म के माध्यम से हमने बग़ैर किसी पॉलिटिकल एजेंडे के, हम किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ नहीं हैं, अगर उसके जो उनके एक्ट हैं जो वो कर रहा है किसी भी ओहदे पे जाकर, वो अगर देश के लिए ख़तरा है या इंसानियत के लिए ख़तरा है तो फिर जाहिर सी बात है कि उसका विरोध करना चाहिए। सनोज, आपके लिए कितना चैलेंजिंग था इस तरह के सब्जेक्ट को रिसर्च करना, और इसमें बहुत कुछ आप इस फिल्म में कहने वाले थे जो बहुत बड़े स्तर पर असर करता, आपसे सवाल पूछे जाते, कुछ सवाल कोर्ट में, कुछ सवाल सेंसर बोर्ड में, कुछ सवाल मीडिया में, तो कैसे आपकी तैयारी थी कि आप जो पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल सही और तथ्यों के हिसाब से हो? जी बिल्कुल। एक्चुअल में इसके पहले भी करीब 8-10 फिल्में मेरी आ चुकी हैं, और जैसा कि आपसे बात हुई मेरी कि 1-2 फिल्में ऐसी रही हैं जो सोशल इश्यूज़ पर थी, और उस इश्यूज़ पर लेकर के जो सेंसर बोर्ड का रवैया जो रहा है उससे हम लोग पहले से वाकिफ़ थे। इसलिए जो मैंने ग्राउंड लेवल पर काम किया, जिसका रिसर्च जब मैंने शुरू किया, तो मैंने इन चीज़ों का भी ध्यान रखा कि कल को अगर मुझे कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा या सेंसर बोर्ड में अगर हमसे पूछा जाएगा तो वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद रहें। मतलब एक हमारा एक अलग सेगमेंट था। पहला सेगमेंट ये था कि हमें वहाँ की चीज़ें उठानी है जो हमारी मीडिया अभी तक उसको फ्लैश नहीं कर पाई, या जो गवर्नमेंट के दबाव में लोग बोल नहीं पाते, उन चीज़ों को बाहर निकाला जाए। वहाँ का जो पॉलिटिकल जो एक एजेंडा बनाया गया है कि किस तरह से वोट, मैक्सिमम वोट उनकी तरफ चला जाए, मैक्सिमम वोट किस तरफ जाए, कहाँ जाए, डाइवर्ट कैसे होता है, तो वो जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है वहाँ का वोट का, वो स्ट्रक्चर मुझे समझने में समय लगा कि आखिर इतना जो वोटिंग होती है और बार बार एक ही पार्टी जिसकी इमेज भी बहुत ख़राब है वो ही बार बार जीत रही है, तो वो सिस्टम समझने में भी मुझे एक अच्छा समय लगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि वहाँ का ह्यूमन राइट्स कमीशन, वहाँ से बहुत सारे मुझे जानकारियाँ मिली, और कोर्ट से भी मैंने बहुत सारी जानकारियाँ ली, पुलिस स्टेशन से बहुत सारी जानकारियाँ ली,
उसके साथ साथ ग्राउंड लेवल पर छोटे छोटे गाँव में जहाँ की घटनाएं थी वहाँ पर भी मेरा जाना हुआ। मुर्शिदाबाद में काफ़ी समय मैंने दिया वहाँ पर। तो ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी में एक सिनेमा बनाना, जैसे मुंबई में लोग बैठते हैं गूगल पे इंटरनेट पे सर्च कर लिया किसी कहानी को, फिर उसको सोच के अपनी तरफ से बना लिया, उसमें और इसमें बहुत डिफरेंट था। क्योंकि ये सीधा एक ऑथेंटिकल चीज़ पर मुझे काम करना था और मैं उस ग्राउंड लेवल पर जाना चाहता था जो मैं पहले कभी नहीं गया था। इसके पहले भी मैंने जो फिल्में की थी तो ऐसी ही थी, जैसे गूगल पे सर्च करने वाली चीज़ें थी या काल्पनिक चीज़ें थी। लेकिन ये मेरे लिए लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज, मतलब मेरे 30 इयर्स के फिल्मी करियर में एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा चैलेंज बनकर आया है। क्योंकि आपने जैसे कहा कि आपसे सवालात पूछे जाएंगे कोर्ट में, तो कोर्ट में भी वही सारी चीज़ें हैं और कोर्ट में तो उससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं। जो मैंने इस फिल्म के ज़रिए बताने या समझने या समझाने की कोशिश की है वो बंगाल का दर्द सिर्फ 1% है। क्योंकि लाखों ऐसी कहानियां हैं, लाखों ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम काम नहीं कर पाते, हमारी नज़रों में नहीं आती वो चीज़ें। तो मैंने तो एक सिर्फ कोशिश की है दिया जलाने की कि शायद इससे लोग में जागृति हो और लोग अपने देश के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में कुछ सोचना समझना शुरू करें। किसी धर्म से लेकर इस फिल्म का कोई मतलब नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी मेरा कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ खराब सिस्टम से मतलब है। उस सिस्टम को शायद सुधारने के लिए जब वहाँ की पब्लिक जागेगी, उसके अंदर जागृति आएगी, तभी ये चीज़ हो सकती है। और वो सबसे बड़ा है उसके पास एक वोट बैंक हथियार जो वोट का है। अगर वोट अच्छे पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाएंगे तो वहाँ पर अच्छी सरकार बनेगी, और जो रोहिंग्या को लाकर बसाएंगे और उनसे वोट लेंगे तो फिर उनकी सरकार रहेगी। दैट्स इट। अरिशन, मैं आपके पास आऊँगा। आमतौर पर जब ऐसी फिल्म बनती है तो उस फिल्म के साथ बहुत सारी धमकियाँ, खतरे, एक बहुत अलग तरह की इमेज, एक खास वर्ग का आपसे जुड़ाव और एक खास वर्ग का आपसे दूर जाना, और उसका आपके करियर पर असर। देखिए, प्रोड्यूसर साहब हैं, उनको आइडिया आया, डायरेक्टर साहब ने इंटरेस्ट लिया, रिसर्च की, लेकिन आप एक किरदार निभाएंगी। वो किरदार से आप कनेक्टेड हो भी सकती हैं दिल से, नहीं भी हो सकती हैं, कई बार बहुत अलग करना होता है। कैसा चैलेंजिंग था आपके लिए? मेरे सामने इससे पहले ऐसा कभी किरदार नहीं आया है, और ऑफ कोर्स जब ये कैरेक्टर मैंने सुना और मैंने पूरी पिक्चर सुनी तो एक घबराहट, और मैंने फैमिली से मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ कि मैं ये प्रोजेक्ट करूँ, पर उनके सामने जब मैंने ये प्रोजेक्ट रखा तो वो काफ़ी नर्वस थे एंड दे वांटेड मी टू बी श्योर, क्या यू श्योर यू वांट टू डू दिस प्रोजेक्ट। तो पर एज एन एक्टर इट वाज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि ऐसे किरदार बहुत कम आते हैं एक एक्टर की लाइफ में। एंड मैंने सोचा मैं किसी को भी इसमें, कोई मेरा एजेंडा नहीं है, कोई भी चीज़ को मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ। ये एक लड़की की कहानी है जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, और वो इनजस्टिस की वजह से वो आती है इंडिया और वो बताना चाहती है उसके साथ क्या इनजस्टिस हुआ है, सो दैट शी वांट्स दैट जस्टिस। शी वांट्स टू गो टू दिल्ली, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पास जाना है, एंड शी वांट्स जस्टिस की, और उसके परिवार के साथ जो हुआ है। तो ये एक लड़की की कहानी, इसमें कोई भी मेरा और एनी अदर वे ऑल्सो रिलीजियस या कोई भी पॉलिटिकल प्रोपोगंडा या एजेंडा है ही नहीं है पूरी मूवी में। तैयारी कैसे की आपने? कुछ ऐसे लोगों से आप मिली या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पढ़े या डॉक्यूमेंट्रीज देखी, क्या कैसे तैयार किया खुद को? तो पहले तो आई वांटेड सर टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट मी कि मैं ये किरदार कर पाऊंगी कि नहीं, एंड व्हेन सर वाज कॉन्फिडेंट कि ये तुम ही कर पाऊंगी, देन आई स्टार्टेड रीडिंग वॉट एवर वॉज एक्चुअली हैपनिंग इन बंगाल, एंड आई वॉन्टेड फैक्ट्स, क्योंकि जब तक मैं एक्चुअल इन द इमोशन नहीं घुसती हूँ, फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो कैरेक्टर बाहर आए। तो जब मैंने ये कैरेक्टर पूरा सुना कि उसके साथ क्या हुआ है, मैं एक टोटल डिफरेंट पर्सनैलिटी थी। आई कीप स्माइलिंग ऑल द टाइम, बट पूरी मूवी में, पूरे पिक्चर होने के टाइम आई डिड नॉट स्माइल, और आई यूज्ड टू नॉट सोशलाइज, और आई वाज जस्ट इन माई रूम केप्ट थिंकिंग कि वो लड़की के साथ कितना सब हुआ है। लाइक जब हमने जंगल और सुंदरवन में भी हमने शूट किया तो मैं नीचे ही बैठ जाती थी, मैं ज़मीन पे एक्चुअल में सो जाती थी, थिंकिंग कि ये लड़की की भी तो यही कहानी है। मैं क्यों चेयर मांगूँ कि स्पॉट बॉय से कि मुझे चेयर दो, या क्यों मैं कोई भी लग्जरी मांगूँ, क्योंकि उसके साथ वो लग्जरी थी नहीं। तो आई एक्चुअली स्टेड इन द कैरेक्टर ऑल्सो, यू कैन से थ्रू आउट। कभी कभी खाना लेट हो जाता था, पर मैं सोचती थी अरे इसको तो खाना ही नहीं मिला है कितने दिनों से, वाई शुड आई आस्क फॉर फूड, आई विल प्ले द कैरेक्टर, लेट मी डू इट। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ एनहांस द कैरेक्टर ऑफ दिस गर्ल एंड इट मेड इट हैपन। यजुर, हम आपकी अगर बात करें तो आपके साथ ये फिल्म पूरी ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पर बनी है, और आपके साथ एक और कंट्रोवर्सी है कि लोग कहेंगे कि आप नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। कृष्णा आपके मामा हैं और कृष्णा के मामा गोविंदा हैं, ऐसे आप कनेक्टेड हैं, और आपके सामने आता है ये सब्जेक्ट। क्यों सिलेक्ट किया आपने ये? क्या हिट कर रहा था आपको लग रहा था कि यही वो फिल्म है जो आपको, एक हर एक्टर को होता है ना कि मुझे एक ऐसा रोल करना है, क्या थी वो बात इस फिल्म को लेकर?
सर इस फिल्म को लेके बात ये थी जब सनोज सर ये स्क्रिप्ट मेरे पास लेकर आए थे तो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी। इसमें मैं 2 तरीके के कैरेक्टर हैं, अतीक और प्रतीक, नेगेटिव पॉजिटिव। तो 2 कैरेक्टर एक फिल्म में कर रहा हूँ और बहुत रियलिस्टिक फिल्म है ये। और जैसे कि मैं थिएटर एक्टर हूँ, मैं बहुत सारे प्रेमचंद जी के प्लेस करे हैं, बहुत प्लेस करे हैं दिल्ली में, मंडी हाउस में। और तो मुझे, अगर आप मेरी जैसे फैमिली से अगर आप जोड़ते हो तो मैं थोड़ा अलग टाइप का सिनेमा पकड़ा है मैंने, थोड़ा सीरियस सिनेमा जो बोल सकता हूँ। तो मेरी इंक्लिनेशन इस तरीके के सिनेमा की तरफ है, तो इसलिए मेरी कोई फिल्म मैंने चूज़ करी है। वसीम, मैं चाहूँगा कि आप बताएं किस तरह के प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आपने अभी तक फेस किए हैं, हमारे दर्शकों को बताएं कि एक सच पर आधारित जब आप सिनेमा बनाते हैं तो किस तरह के लोग आपके सामने आकर खड़े होते हैं और उनको आपने कैसे ओवरकम किया। देखिए, मेरी ज़िंदगी के साथ में तो ये हादसे होना तो ये बहुत पहले से चल रहा है, क्योंकि बात जब सच्चाई की हो तो मेरा अपना सोचना ये है कि बात इंसानियत की जाए, धर्म से हट के की जाए। जब मैं इस्लाम में था तब भी मैंने इस्लाम में उन बातों को टारगेट किया था जहाँ पर इंसानियत का जिक्र ना होकर एक कट्टर सोच का जिक्र था, उसका मैंने अपोज किया। तो ये चैलेंज तो मेरी ज़िंदगी में तब बहुत पहले से थे। मेरी सर काटने के फतवे, मेरी ज़बान काटने के फतवे, मेरे सर काटने पर तमाम इनामात, 5 करोड़ का इनाम और ये इनाम वो इनाम। तो ये अगर देखा जाए तो ये इंटरनेशनल एक चेन है जो मेरी हत्या करना चाहती है। उसमें दाऊद इब्राहिम भी शामिल था, उसके लोग आए थे, पकड़े गए दिल्ली क्राइम ब्रांच में। वो बाई लक मुझे नहीं मार पाए, वो एक अलग इशू है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो होती रही, तो मैं उससे तो बिल्कुल अनजान नहीं था कि मैं डरूं किसी स्टेज पर। हम उन स्टेजों को बहुत आगे पार कर चुके हैं। मैं डरता कि साहब मैं एक स्टेट के में इस तरह की गतिविधियों पर आवाज़ उठा रहा हूँ, रोहिंग्याज हमारे दुश्मन हो जाएंगे, या ममता बनर्जी हमको जेल भेज देंगी, या ममता बनर्जी हमारी हत्या करवा देंगी। उन चीज़ों के ऊपर हमने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हमको मालूम है कि आज नहीं कल मेरी हत्या ज़रूर होगी, मारे हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे संगठन हैं। तो मतलब यूँ मानिए एक बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बात तो वही है। बस जिस मिशन पे हम चल रहे हैं उस पे ख़तरे ही ख़तरे हैं, और कब तक हम अपने को सेफ रख पाएंगे। गवर्नमेंट ने हमको सुरक्षा भी दे रखी है, Y+ सुरक्षा भी दी है, लेकिन फिर भी सुरक्षा में रहते हुए भी बड़े बड़े लीडर्स मार दिए गए हैं। तो बहरहाल मौत तो आनी है। तो जब आदमी के दिल से मौत का डर निकल जाता है और मौत की वो तकलीफ़ का एहसास वो अपनी ज़िंदगी में कर लेता है कि साहब कितनी देर की एक तकलीफ़ है, और वो हमको किसी भी तरह से मरने पर हमको वो एक तकलीफ़ कभी उठानी पड़ सकती है। तो क्यों नहीं हम देश के लिए ऐसा काम करें, हम इंसानियत के लिए काम करें, सच बोलें, उन लोगों को नकारें जो लोग इस देश के, भारत के में गट्टरपंथी मानसिकता रखते हैं, या उनकी हरकतों से भारत में कोई एक रिलीजन टारगेट हो रहा है। सीधी सी बात है कि अगर कोई आतंकी कहीं पर, या कोई कट्टरपंथी इस्लामी जिहादी, या हमारे भारत पर कोई निगाह रखने वाले संगठन कोई ऐसा एक्ट करते हैं कहीं हिंदुओं के साथ में, या कहीं पर इस तरह की हरकत करते हैं, कहा जाता है पूरा मुसलमान। तो जबकि आम मुसलमान इन सारी चीज़ों से दूर भी रहता है। लेकिन जहाँ पर सोच की प्रॉब्लम है वो तो कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन कहीं पूरी कम्युनिटी जाती है। ये इत्तेफाक ही है कि जिस समय हम बात कर रहे हैं और बांग्लादेश में इतना बड़ा इशू हुआ है, शेख हसीना को भारत की शरण लेनी पड़ी, या वो इंग्लैंड में असाइलम तलाश रही हैं, और ये भी बड़े लोगों ने क्वेश्चन किया कि वो किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं गई, सीधा भारत आई। तमाम तरह की बातें हो रही हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे सिनेरियो को? इसके बीच में, हालांकि आपका फिल्म का सब्जेक्ट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया में ऐसा। हाँ, देखिए, पश्चिम बंगाल क्योंकि बांग्लादेश से मिला हुआ है, तो वहाँ पर कनेक्शंस तो हो ही जाते हैं। आप देखिए, वहाँ की जो शेख हसीना हैं वो सोशल थोड़ा सा थी, सेकुलर थी थोड़ी, लेकिन आज उनको अपने देश से भागना पड़ा। कट्टरपंथी ताकतें वहाँ पर हावी हो गई।
मीडिया में हम पढ़ भी रहे हैं कि हिंदुओं के घर तोड़े जा रहे हैं, फिर वहाँ मारपीट हो रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इस तरह की सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह की खबरें आ रही हैं, जो कि एक दर्दनाक बातें हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि वहाँ पर इस्लामिक जो मूवमेंट वाले लोग हैं वो ज़्यादा हावी हैं, तो वो तो कहीं मुस्लिम कंट्री जाएं तो सुरक्षित नहीं। देखिए, भारत मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है, लेकिन ये बात मुसलमानों को भी समझनी चाहिए कि तुम्हारे लिए ये जन्नत है, इसको जहन्नुम मत बनाओ, जन्नत को जन्नती मनाओ। ये मत सोचो कि तुमको वहाँ 72 हूरें मिलेंगी, कुछ नहीं मिलने वाला, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। ये सब बेकार की फर्जी बातें हैं। कौन गया है और कौन आके बताया कि मुझको वहाँ 72 क्या एक हूर भी मिली? और उन हूरों का मतलब ही क्या है? जब तुम्हारा शरीर यहीं दफन हो जाएगा तो उन हूरों का वहाँ मतलब क्या है? बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आम मुसलमान भी इन बातों को गेहूं के साथ में घुन पिसता ही है। तो एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, जैसे बताया वसीम ने कि सुरक्षा मिली हुई है, थ्रेट्स हैं, धमकियाँ हैं, और आप ये जो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी शूट कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, हाँ जी। तो कितना मुश्किल रहा, क्या चैलेंजेस थे? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया होगा जानने के बाद कि ये फिल्म बन रही है, ऐसा कुछ था? एक्चुअल में उस पर हमने बहुत अच्छी एक टेक्निक बनाई थी। टेक्निक ये थी कि हम लोग जब पब्लिक में शूट करते थे तो वहाँ ये नहीं पता चलने देते थे कि हम लोग डायलॉग्स क्या बोल रहे हैं, अंडर प्ले करते थे। और इसके लिए मैं प्रॉपर रिहर्सल कराता था सबकी, ताकि पब्लिक में जाने के बाद एज इट इज़ बोलना होता था, ताकि मैं बाद में डबिंग में उसको मिक्स मैच कर लूँ। लेकिन पब्लिक में जाने के बाद किसी को पता नहीं चलता था कि आखिर ये सीन में हो क्या रहा है, ये डायलॉग्स क्या बोले जा रहे हैं। तो वो टेक्निक मेरी काम कर गई, बिकॉज ऑफ जो हम बहुत ज़्यादा जो फिल्म की शूटिंग की है वो पूरा मुस्लिम माहौल इलाके में ही किया हमने, और मतलब जहाँ पर कुछ भी हो सकता था कभी भी, लेकिन किसी को पता नहीं चलने दिया, क्योंकि पता चलता तो हम शूट नहीं कर सकते थे वहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन हमारी टीम इतनी ऑर्गेनाइज थी, इतना पहले से होमवर्क करके हम यहाँ से निकले थे, ताकि किसी भी तरह का कोई, और सबको ये बात पता भी थी कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो एक तरह से सब लोग अलर्ट भी रहते थे। तो लिहाजा इस वजह से कुछ नहीं हो पाया, और सारी चीज़ें हम लोग स्मूथली चोरी छिपे या कुछ भी करके वहाँ से निकाल के लेके चले आए। अरिशिन, आपके घर पर, यजुर, आपके घर पर कुछ टेंशन था कि आप इस तरह का प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और अब आप उस प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए घूम भी रहे हैं, जा रहे हैं इधर उधर, तो कुछ टेंशन आपने देखा अपने घर वालों के? आपने देखा कुछ? मम्मी डैडी को ही पता था सिर्फ कि मैं ये मूवी कर रही हूँ। फिर आने के बाद मैंने सबको बताया कि मैं ऐसी फिल्म कर रही हूँ, बिकॉज आई डेंट वांट अ लॉट ऑफ पीपल टू नो, बिकॉज सबके क्वेश्चन आते हैं ऐसी फिल्म क्यों कर रही है, यू नो, बिकॉज फॉर देम इट्स वेरी रिस्की, फॉर देम इट्स लाइक सेफ्टी कम्स फर्स्ट, यू नो। पर मुझे पता था कि मैं किसी को भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं एक एक्टर के हैसियत से काम करने वाली हूँ इस मूवी में, पूरी मूवी में। तो माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव टूवर्ड्स ऑल माई प्रोजेक्ट्स, एंड same here also, they knew that I was safe and they were fine with it. आपका? मेरा एक्चुअली ये था कि मैं फिल्म करने जा रहा था, मैंने भी घर पे यही बताया था, पर जब एक शेड्यूल कंप्लीट हुआ, दिवाली का टाइम था, घर गया, तब मैंने फिल्म के बारे में जब बोला और मैंने कहा नेक्स्ट शेड्यूल हमारा कैलकाटा में है, तब उन्होंने बोला बट ठीक है सर, मेरा पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है इसका, मेरा एजेंडा है कि एज एन एक्टर मुझे जस्टिस करना है स्क्रिप्ट को, अपने कैरेक्टर को जो सर ने मेरे लिए डेवलप किया हुआ है, तो मेरा फोकस वो था। बाकी ऑब्वियसली मैंने भी ऐसे ही नहीं कि मतलब एक्टर हूँ तो कुछ भी कर लिया, कहीं ना कहीं सच्चाई है उनकी बातों में, और आपने बोला जो हो रहा है वहाँ पे, तो वो सब है, और वो सब को माइंड में रखते हुए अपने काम पे ध्यान दिया मैंने। तो ये फिल्म आपकी बंगाल में रिलीज़ होगी, आप लोग प्रमोट करेंगे, वहाँ जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग जाएंगे और वहाँ पर रिलीज़ भी करेंगे। एक्चुअली बंगाल के लिए फिल्म बनी है, तो मेरी तो प्रायोरिटी यही रहेगी कि बंगाल में ही रिलीज़ हो और बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें। हमारी टीम की, सर की भी यही कोशिश है कि फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा बंगाल के लोगों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि वहीं का इशू है। कहानी भले ही सबको अच्छी लगेगी, पूरा देश दुनिया देखेगी, लेकिन एक्चुअल में जो टारगेट वो ये है कि बंगाल के लोगों तक पहुँचाई जाए। अगर थिएटर में नहीं रिलीज़ होने देती वहाँ की सरकार, तो हम लोग कुछ ऐसा इंतजाम करेंगे ताकि जल्दी सोशल मीडिया के थ्रू में लोगों को फिल्म को पहुँचा दें। देखिए, मुझे अपनी उम्मीद ये है कि ममता बनर्जी को असलियत अगर कहीं दिखाई जा रही है तो उनको इस पर कोई बैन वगैरह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप
अगर के कहीं पर जो हो रहा है उसको तो दुनिया ही देख रही है ना, फिल्मी प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तो आप उसको भी एक्सेप्ट करो, आप भी देखो। हम तो चाहते हैं पहला शो वही देखें, ममता बनर्जी ही जाएं और पहला शो देखें, वो कहें तो हम उनके लिए वहाँ पर इंतज़ाम भी करें, उनको स्पेशल इनवाइटी बनाएं और वहाँ पर उनको फिल्म दिखाएं और देखना चाहिए। अगर हो सकता है कि उनको दिखाई देता है कि वो समझती हैं कि भाई हाँ तो हो सकता है हमारी फिल्म से उनको कुछ सीख मिले, कुछ अच्छा करें वो अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए ख़तरा ना बने। आप पश्चिम बंगाल में मुखिया हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा एक्ट वहाँ पर हो रहा है जिसके लिए पूरा देश प्रभावित हो रहा है, पूरे देश के लिए ख़तरा है, तो उनकी भी जिम्मेदारी है, तो अपनी जिम्मेदारी उनको भी निभानी चाहिए। सेंसर बोर्ड ने कुछ सीन्स काटे या कोई आपत्ति जताई इस फिल्म में? जी बिल्कुल आपत्ति जताई थी, और सेंसर बोर्ड ने तो पहली बार फिल्म को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया कि ये फिल्म पब्लिक के लिए नहीं, बहुत इसमें वायलेंस है। तो सेंसर बोर्ड के जो लोग थे, मैंने उनसे भाई डिस्कस किया कि इसमें वायलेंस क्या है आप बताइए, तो बोले पूरी फिल्म में वायलेंस, ये पिक्चर पब्लिक में नहीं आनी चाहिए। तो मैंने कहा आप लोग ज़रा कमरों से बाहर निकल कर देखिए, एक्चुअल में जो दुनिया है बंगाल की वो इस फिल्म से बहुत ज़्यादा भयानक है। असली जो कहानियाँ हैं इस फिल्म से बहुत ज़्यादा भयानक, और लेकिन फिर भी लोगों ने नहीं सुना और अपना दामन बचाते हुए सेंसर बोर्ड ने उसको रिजेक्ट कर दिया फिल्म को। फिर हम लोगों ने इसको ट्रिब्यूनल में अप्लाई किया, ट्रिब्यूनल ने हमारी बात सुनी, सारे एविडेंस हम लोगों ने वहाँ पर इकट्ठा किया, उसमें बहुत सारा टाइम भी गया हमारा फिल्म बनाने में, जितना समझ में उतना ही हम लोगों ने सेंसर में भी टाइम दिया। उसके बाद जब सारी चीज़ें ऑथेंटिकल हुई, हर एक चीज़ का प्रूफ जब रहा सामने, तब जाकर सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को कुछ कटिंग के साथ, कुछ चीज़ें फिर भी उसके बाद कट किया है फिल्म में जो फिल्म को प्रभावित भी करती है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके भी एविडेंस हमारे पास थे, लेकिन फिर भी अब उनका भी विशेषाधिकार था, उन्होंने अपने उसका अधिकार का इस्तेमाल कर चीज़ों को काटा भी है। तो अप्रैल मई में इलेक्शन चल रहे थे और ऐसा कहा जा रहा था कि ये फिल्म उससे पहले आने वाली थी, लेकिन अब इलेक्शन के बाद आई है। कुछ प्लानिंग था कि इलेक्शन से पहले? एक्चुअल में लोग तो ये भी कहते हैं कि ये बीजेपी की फिल्म है, आप बीजेपी के लोग हो, तो मैं ये कहता हूँ अगर मान लो बीजेपी की फिल्म है ये, तो ये बीजेपी फिल्म हो 5 करोड़ में नहीं बनती, और इसमें यजुर मारबा और अश्विन नहीं होते, इसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर होते अगर उनकी फिल्म होती तो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर ये बीजेपी की फिल्म है, मान लो मैं बीजेपी का हूँ, ये सर बीजेपी के हैं, तो कौन से संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि बीजेपी का आदमी फिल्म नहीं बना सकता, बीजेपी का आदमी सच नहीं बोल सकता? आप ये बताएं मुझे। देखिए, फिल्म का जब फिल्म आएगी लोग देखेंगे तो जाहिर सी बात है वो ताकतें जो कहीं ना कहीं जुल्म कर रही हैं उनको अपने बचाव के लिए कोई ना कोई तो इल्ज़ाम लगाना ही पड़ेगा। वो कहेंगे साहब प्रोपेगेंडा है, और कोई कुछ कहेगा, कोई किसी सियासी पार्टी से जोड़ेगा। हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई मकसद नहीं है, हम एक स्टोरी के ऊपर हैं, मौजूदा हालात के ऊपर हैं, और वो हालात भी छुपे हुए नहीं हैं, दुनिया उनको जानती है, तो हम उस सब्जेक्ट के साथ में हैं। तो पूरा देश जानना चाहता है क्योंकि ये पूरे देश के लिए ख़तरा है। रोहिंग्याज ऐसा सब्जेक्ट है जो खाली बंगाल का नहीं है, पूरे देश के लिए ख़तरा है, और कहीं पर कोई ज़्यादती हो रही है तो उसको देश भी देखना चाहता है। आपकी जो फिल्म है ए सर्टिफिकेट मिला है, क्या ये फैमिली वॉच है? बिल्कुल, हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि फैमिली के साथ में, मतलब माँ बाप बच्चे लड़का लड़की अगर बैठ कर देखेंगे तो ऐसे कोई सीन नहीं है जिसमें उनको शर्मिंदगी उठानी पड़े। हम उस चीज़ से बिल्कुल पाक साफ हैं, बच्चे भी बैठ के देख सकते हैं, और उनको भी मालूम होना चाहिए क्योंकि वो हमारा भविष्य है, वो आगे की तरफ हमारे लिए समझना चाहिए। अगर उनको अभी नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है देश में, हमसे कोई चीज़ छुपानी नहीं बच्चों से चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि देखो भाई ऐसा चल रहा है। अभी जैसा मैंने जिक्र किया इस इंटरव्यू की शुरुआत में, कश्मीर फाइल्स हो या केरला स्टोरी हो, आपकी फिल्म की तुलना भी उससे हो रही है क्योंकि जॉनर सेम है। आपके मन में भी कुछ ऐसा है कि लोग कंपेयर करेंगे या ऐसे सवाल आएंगे? देखिए, कश्मीर का इशू उन्हीं ने दिखाया, वो भी एक सच्चाई थी। केरल स्टोरी बनाई, वो भी एक, जो भी वहाँ मूवमेंट चल रहा हो, मैं उसके बारे में वाकिफ नहीं हूँ। तो कंपेयर तो लोग करेंगे कि केरल स्टोरी और फिर ये कश्मीर फाइल्स और फिर उसके बाद ये डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। भाई इस तरह की और फिल्में बननी चाहिए भाई। फिल्म वो भी आती हैं
बड़े बड़े एक्टर्स उसमें होते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए फिल्में आती हैं, मसाला फिल्में, तो वो तो सब देखते ही हैं। लेकिन फिल्मी प्लेटफॉर्म का अगर अच्छा इस्तेमाल मिल रहा है, जिसमें हम ये दिखा सकते हैं कि लोगों का दिल में दर्द क्या है, लोग किस जगह पर किस दर्द में है, किस तकलीफ़ों में है, तो वो भी दुनिया को एक फिल्मी प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिखाया जाना चाहिए। तो ये कोई प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है, किसी तरह का कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो चीज़ें सही हैं वो हमने दिखाई है। तो अरिशीन, यजुर, सनोज, वसीम साहब, क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों से? वो क्या सोच कर आएँ जब सिनेमा घर में घुसें, इस फिल्म को देखने जब जाएं? देखिए, मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को ज़रूर देखें। इसलिए देखें क्योंकि आप बहुत सी रोमांटिक फिल्में भी देखते हैं, मज़ाकिया फिल्में भी देखते हैं, अपने एक जहन को राहत देने के लिए फिल्में देखते हैं, लेकिन देश की प्रॉब्लम को समझने के लिए भी फिल्म देखिए। हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, ये देश के इशू के ऊपर है। आपको देखना चाहिए कि हमने कौन सा दर्द दिखाने की कोशिश की है। तो मैं पूरे भारत से, और उसके बाद जब हम भारत के बाहर इसको रिलीज़ करेंगे, हम चाहेंगे पूरी दुनिया इस फिल्म को देखे, देखने के बाद उस दर्द को समझे कि माँ ये कहने पर क्यों मजबूर हो गई कि अब्दुल अली एक एक करके कर लो वरना मर जाएगी मेरी बच्ची। ये दर्द को समझना चाहिए। सनोज? देखिए, हर इंसान जो फिल्म मेकर है, मेरे ख्याल से बॉलीवुड में जितने भी लोग हैं, सब लोग यही कहते हैं कि मेरी फिल्म एकदम अलग है, मेरी फिल्म सबसे जुदा है, मेरी फिल्म का सब्जेक्ट ऐसा है, मेरी फिल्म का सब्जेक्ट वैसा है। तो ये तो एक, अगर मैं वही शब्द लोगों से बोलूँगा कि नहीं आप इसको देखिए ज़रूर क्योंकि मेरी फिल्म एकदम अलग है, तो भेड़ चाल वाली बात हो जाएगी। लेकिन मैं इतना कहूँगा, एज ए मेकर, जो लोग बैठे हुए हैं एसी कोच में, जो लोग बैठे हुए हैं बड़े बड़े क्लबों में, पबों में, ये उनकी फिल्म नहीं है, ये ग्राउंड लेवल पर जिसने काम किया है उसकी फिल्म है। और उस दर्द को उतनी गहराई से महसूस किया है जो आप पर्दे पर देखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक रियलिस्टिक फिल्म है और आप इसको किसी प्रोपेगेंडा फिल्म से या किसी फिल्म से कंपेयर ना करें। मैं सबसे बड़ी यही गुजारिश करूंगा कि इस फिल्म को कंपेयर मत कीजिए किसी केरला स्टोरी से या किसी कश्मीर फाइल से या जो भी बहुत सारी फिल्में आई हैं 10-20। वाकई में अगर आप इस फिल्म को देखने जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने सच बोला था और बहुत दिल से बोला था। अरिशीन, आप क्या कहेंगे? ये एक सोशल फिल्म है। जब मैंने खुद फिल्म की तो मुझे नहीं पता था बंगाल और ये चीज़ों का क्या माहौल है। मुझे खुद इतनी नॉलेज मिली है, नॉट जस्ट अबाउट द कंट्री की क्या माहौल है, पर अबाउट वेदास, हिंदू स्क्रिप्चर्स। और यहाँ पे सारे रिलीजन्स को इक्वल माना है, कोई भी एजेंडा या कोई भी इसमें किसी का भी इम्पोर्टेंस नहीं है। सो एज एन एक्टर ऑल्सो मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी नॉलेज मिली ऑफ व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री। हम लोग इतने सोच्ड है हमारे ही माहौल से कि हमें आगे का पता ही नहीं है क्या है। So I think audience should see it to know actually what is happening in the other parts of the country also and not just in their own towns. यजुर? मैं बस तीनों की बातें हैं वो सच हैं और उसमें ऐड बस ये करना चाहूँगा, हम सबका बहुत हार्डवर्क है और न्यू एक्टर्स, टैलेंट्स को ऑडियंस सपोर्ट करे, उनकी पिक्चर मूवीज़ देखने जाए और हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमने करी है दिल से और आप लोग भी उसका बताएं आपको कैसा लगा, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। तो देखते हैं 30 अगस्त को द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू so much. Thank you.